नमस्कार, संपादकीय स्पंदन में आप सभी का स्वागत है। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, राजनीति और भविष्य का रोड मैप। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष और उनके अधूरे सपने। विशेष रिपोर्ट। डिजिटल इंडिया की लाइफलाइन पर धोखाधड़ी का साया, फिर युद्ध को हवा। अब संपादकीय विस्तार से। नारी शक्ति वंदना अधिनियम, राजनीति और भविष्य का रोड मैप। आज की बड़ी खबर भारत के राजनीतिक गलियारों से है, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री ने इसे इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण कदमों में से एक बताया है। आखिर क्या है इस विधेयक में संशोधन की वजह और क्यों विपक्ष के माथे पर चिंता की लकीरें हैं? आइए डालते हैं इस विस्तृत रिपोर्ट पर एक नज़र। 2011 की जनगणना, समय की जरूरत या चुनावी मजबूरी? इस अधिनियम की सबसे बड़ी खबर यह है कि अब इसे नई जनगणना के बजाय 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने का निर्णय लिया गया है। वजह, नई जनगणना और उसके बाद परिसीमन की रिपोर्ट आने में काफ़ी समय लग सकता था। अगर सरकार नई जनगणना का इंतजार करती तो महिला आरक्षण को 2029 के आम चुनाव तक टालना पड़ता। लक्ष्य, सरकार की मंशा इसे आगामी लोकसभा चुनाव में ही धरातल पर उतारने की है, जिसके लिए संसद का एक विशेष सत्र भी बुलाया गया है। विपक्ष की आशंकाएं और सरकार का पक्ष। जैसे ही विशेष सत्र की घोषणा हुई, राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। विपक्ष के विरोध के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। कुछ विपक्षी नेताओं को डर है कि पुरानी जनगणना के आधार पर सीटों के बंटवारे से कुछ राज्यों का लोकसभा में प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। टाइमिंग पर सवाल। विधानसभा चुनाव के बीच इस सत्र को बुलाने का विपक्ष सियासी फायदे से जोड़कर देख रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया है कि सीटों की संख्या बढ़ने से किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होगा। संपादकीय का यह भी मानना है कि आलोचना केवल अनुमानों पर नहीं बल्कि संशोधित प्रारूप को देखने के बाद ही होनी चाहिए। क्रेडिट की जंग और राजनीतिक हित। यह सच है कि सरकार इस पहल से अपने राजनीतिक हित साध रही है, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि लोकतंत्र में लगभग हर बड़ा फैसला राजनीतिक लाभ को केंद्र में रखकर ही लिया जाता है। विपक्ष की भूमिका। यदि ये अधिनियम पारित होता है तो इसका श्रेय विपक्ष को ही मिलेगा, क्योंकि उसके समर्थन के बिना इसे लागू करना संभव नहीं है। वोट बैंक का दबाव। आज महिलाएं एक सशक्त और जागरूक वोट बैंक हैं। ऐसे में कोई भी दल खुलकर इसका विरोध करने का साहस नहीं जुटा पा रहा है। आरक्षण एक शुरुआत, अंतिम समाधान नहीं। रिपोर्ट के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक बिंदु उठाया गया है कि महिला आरक्षण से देश का राजनीतिक वातावरण तो निश्चित रूप से बदलेगा, लेकिन केवल आरक्षण से सामाजिक उत्थान सुनिश्चित नहीं होगा। महिलाओं की वास्तविक स्थिति सुधारने के लिए सरकारों, दलों और पूरे समाज को आरक्षण से आगे बढ़कर ठोस प्रयास करने होंगे। साफ है कि महिला आरक्षण का सपना अब हकीकत के बेहद करीब है, लेकिन इसकी राह में राजनीतिक खींचतान अभी जारी रहेगी। देखना यह होगा कि विशेष सत्र में नारी शक्ति के इस बंधन पर संसद में कितनी सहमति बन पाती है। नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष और उनके अधूरे सपने। दूसरा आर्टिकल है डॉक्टर अंबेडकर का जीवन संघर्ष और उनके अधूरे सपने। आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शिवराज सिंह बेचैन के एक विश्लेषण के आधार पर आज हम बाबा साहब के उन पहलुओं को उजागर करेंगे जो न केवल उनके संघर्ष को दर्शाते हैं, बल्कि आज के भारत के लिए एक बड़ा सबक भी हैं। ज्ञान की सत्ता, एक औसत छात्र से महामानव तक। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन इस बात का प्रमाण है कि काम की पूजा होती है, चाम जाति की नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक पिता की सीख। उनके पिता रामजी ने उन्हें सिखाया था कि सामाजिक गुलामी की जंजीरें केवल ज्ञान की सत्ता से काटी जा सकती हैं। साधारण शुरुआत। बाबा साहब ने खुद शुरुआत स्वीकार किया था कि वे बीए तक एक औसत छात्र थे। उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा था कि यदि कोई उनके शुरुआती अंक देखता तो कभी अंदाजा नहीं लगा पाता कि ये छात्र आगे चलकर इतिहास रचेगा। बौद्धिक साधना। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां किसी चमत्कार से कम नहीं थीं। उनके शोध पत्र इतने प्रभावशाली थे कि उन्हीं के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की नींव रखी गई। यहाँ तक कि नोबेल विजेता अमर्त्य सेन ने भी गरीबी को समझने के लिए उनके रिसर्च को आधार माना। विभाजन की दूरदर्शिता, जिन्ना को चेतावनी। अक्सर डॉक्टर अंबेडकर को केवल दलित नेता के रूप में देखा जाता है, लेकिन वे एक महान राष्ट्रवादी थे। अखंड भारत की सलाह। उन्होंने अपनी पुस्तक थॉट्स ऑन पाकिस्तान के जरिए चेतावनी दी थी कि यदि धर्म के आधार पर बंटवारा स्थायी शांति नहीं लाएगा। जिन्ना की अनसुनी। उन्होंने जिन्ना को समझाया था कि विभाजन से समस्या हल नहीं होगी, लेकिन उनकी बात अनसुनी कर दी गई। आज भारत पाकिस्तान के बीच तनाव और रक्षा पर खर्च होने वाला भारी धन बाबा साहब की उसी शंका को सही साबित करता है। पूना पैक्ट और प्रतिनिधित्व का संकट। लेख एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मोड़ की याद दिलाता है। गोलमेज सम्मेलन और पूना पैक्ट। धर्म संकट।
जब गांधी जी ने पृथक निर्वाचन के खिलाफ आमरण अनशन किया तो अंबेडकर ने के सामने गांधी जी के प्राण बचाने या अपने समाज के अधिकारों की रक्षा करने का कठिन चुनाव था। अधूरा वादा पूना पैक्ट के तहत जो प्रतिनिधित्व का आश्वासन दिया गया था, रिपोर्ट के अनुसार वह आज भी अधूरा है। उच्च न्यायालय, मेडिकल और प्रशासनिक सेवाओं के शीर्ष स्तर पर आज भी दलित समाज की उपस्थिति नगण्य है। समावेशी विकास, भारत बनाम अमेरिका। रिपोर्ट एक बहुत ही सटीक तुलना पेश करती है, नस्ल भेद बनाम जाति भेद। जिस तरह अमेरिका ने समावेशी नीतियों के जरिए अश्वेतों को कला, उद्योग और राजनीति में मुख्यधारा से जोड़ा, भारत के आधुनिक सेवा क्षेत्र सर्विस सेक्टर में वैसा समावेश नहीं दिखा। निष्कर्ष, यदि हम भारत को वास्तव में विकसित बनाना चाहते हैं तो हमें समाज के हर वर्ग को राष्ट्र निर्माण में बराबर का मौका देना होगा। डॉक्टर अंबेडकर का संदेश केवल किताबों में नहीं बल्कि उनके संघर्षपूर्ण जीवन में छिपा है। उनका मानना था कि जब तक देश का हर नागरिक सक्षम नहीं होगा, तब तक प्रगति अधूरी है। तीसरा, डिजिटल इंडिया की लाइफलाइन पर धोखाधड़ी का साया। भारत की डिजिटल क्रांति की रीढ़ यानी यूपीआई। एक दशक में यूपीआई ने हमारे बटुए की जगह ले ली है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस रफ्तार से हम पैसे भेज रहे हैं, उसी रफ्तार से साइबर ठग भी सक्रिय हो गए हैं। आरबीआई अब इस सुरक्षा सेल को रोकने के लिए कुछ कड़े और नए बदलावों पर विचार कर रहा है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। यूपीआई की सफलता और बढ़ते साइबर खतरे। यूपीआई आज भारत की डिजिटल भुगतान व्यवस्था का अनिवार्य हिस्सा है। आंकड़ों की बाजीगरी। देश में करीब 45 करोड़ उपयोगकर्ता हर महीने 22 अरब लेन-देन कर रहे हैं। अकेले मार्च में यह आंकड़ा 29.5 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। खतरे की घंटी। जहां विकास तेज है, वहीं धोखाधड़ी भी है। 2021 में दर्ज 2.6 लाख मामले साल 2025 तक बढ़कर 28 लाख हो चुके हैं। चोरी की चोट। इन धोखाधड़ी वाले मामलों का सालाना मूल्य 22,000 करोड़ रुपए के पार जा चुका है। चिंता की बात यह है कि लगभग 98.5% मामले 10,000 रुपए से अधिक के लेनदेन से जुड़े हैं। आरबीआई के नए प्रस्ताव, सुरक्षा के स्पीड ब्रेकर। आरबीआई ने एक चर्चा पत्र जारी कर डिजिटल जालसाजी रोकने के लिए कुछ क्रांतिकारी प्रस्ताव दिए हैं। 1 घंटे का विलंब, कूलिंग ऑफ पीरियड। उच्च मूल्य, हाई वैल्यू के नकदी स्थानांतरण में 1 घंटे की देरी का प्रस्ताव है। इससे यूजर को गलती सुधारने या संदिग्ध लेनदेन को रद्द करने का समय मिलेगा। बुजुर्गों के लिए कवच। यदि कोई वरिष्ठ नागरिक 50,000 रुपए से अधिक का लेनदेन करता है तो उसे किसी विश्वसनीय व्यक्ति द्वारा प्रमाणित कराना होगा। वाइट लिस्टिंग तंत्र। उपभोक्ता कुछ विश्वसनीय संपर्कों को वाइट लिस्ट कर सकते हैं ताकि उन लेनदेन में कोई देरी ना हो। धोखाधड़ी का बदलता स्वरूप। संपादकीय के अनुसार अब ठगी का तरीका बदल गया है। अधिकांश मामले ऐप्स या अधिकृत पुष्ट भुगतान एपीपी के जरिए होते हैं। छद्म ठग पहचान। फेक आइडेंटिटी या इमरजेंसी का हवाला देकर यूजर्स से पैसे ट्रांसफर करवा लेते हैं। चुनौती। रियल टाइम सिस्टम में एक बार पैसा खाते से निकल गया तो उसे वापस पाना बेहद मुश्किल होता है। तकनीकी बाधाएं और समाधान। हालांकि इन प्रस्तावों की कुछ आलोचना भी हो रही है। त्वरित भुगतान का वादा। लेनदेन में देरी यूपीआई की इंस्टेंट पेमेंट की मूल अवधारणा के खिलाफ जा सकती है। लागत और समन्वय। बैंकों को नए अलर्ट और रिफंड सिस्टम में भारी निवेश करना होगा। समाधान की राह। लेख सुझाव देता है कि इन कमियों को दूर करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाए। रियल टाइम डेटा शेयरिंग और रिस्क मॉनिटरिंग से संदिग्ध लेनदेन का पता भुगतान पूरा होने से पहले ही लगाया जा सकता है। भविष्य की राह। डिजिटल साक्षरता। आरबीआई इस साल जुलाई से एक नया क्षतिपूर्ति तंत्र कंपनसेशन मैकेनिज्म भी लागू करने जा रहा है, जो छोटे मूल्य की धोखाधड़ी के मामले में ग्राहकों के विश्वास को बहाल करेगा। डिजिटल सुरक्षा केवल कड़े नियमों से नहीं बल्कि जागरूकता से भी आएगी। सुरक्षा सीमाएं तय करना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जरूरी है निरंतर डिजिटल साक्षरता। याद रखिए, आपकी सावधानी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। नंबर 4, फिर युद्ध को हवा। संपादकीय। अमेरिका ईरान वार्ता नाकाम होने के बाद दुनिया में आर्थिक तनाव का पारा फिर चढ़ने लगा है। विश्व स्तर पर तेल की कीमतों में फिर उछाल का दौर शुरू हो गया है। तो सोमवार को भारतीय शेयर बाजार भी गिरावट के साथ बंद हुआ है। यह ताज़ा तनाव अमेरिका ईरान वार्ता के विफल होने और अमेरिका द्वारा ईरानी बंदरगाहों के आसपास नौसैनिक नाकाबंदी करने के ऐलान के बाद पैदा हुआ है। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी समय ईरान पर हमला
शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कच्चे तेल के भाव में और तेजी आएगी। कच्चे तेल और ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $102 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। ये भारत के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ सरकार को उम्मीद थी कि शांति वार्ता कामयाब हुई तो तेल से उपजा तनाव घट जाएगा। ध्यान रहे, ज़्यादातर देशों में तेल की कीमतों में 30% तक इजाफा हो चुका है, पर भारत में सामान्य पेट्रोल डीजल की कीमतें नहीं बढ़ी। सवाल और गहरा गया है कि भारत तेल की कीमतों को कब तक रोकेगा। यह नई बात नहीं है। जब एक समस्या आती है तब अपने साथ समस्याओं का एक सिलसिला भी लाती है। जब किसी समस्या को सुलझाने में नाकाम मिलती है तब उससे भी समस्याओं में इजाफा होता है। अमेरिका ने हॉर्मुज की नाकाबंदी की ठान ली है। वह ईरानी जहाज़ों की तलाशी ले सकता है पर गैर ईरानी जहाज़ों को आसानी से जाने देगा। इससे यह पता चलता है कि अमेरिका तेल आपूर्ति को लेकर सजग है। ईरान पर हमले का असर अगर हॉर्मुज पर नहीं पड़ता तो संभव है दुनिया को अमेरिका से परेशानी नहीं होती। कच्चे तेल की आपूर्ति प्रभावित होने से अमेरिका को कोसने वाले देशों और लोगों की संख्या बढ़ी है। ईरान चूंकि लंबी लड़ाई का इच्छुक नहीं है तो वह हॉर्मुज को बाधित करके जल्दी फैसला चाहता है। अब अमेरिका हॉर्मुज की नाकाबंदी करेगा तो ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में युद्ध किसी भी समय पर भड़क उठेगा। वास्तव में अमेरिका ने युद्ध की रणनीति में बदलाव किया है। वह ऐसे कदम उठाएगा ताकि दुनिया के देश उसके पक्ष में खड़े हो जाएं। पहले वह अपने लिए युद्ध लड़ रहा था, लेकिन अब वह यह जताने की कोशिश करेगा कि वह दुनिया के लिए युद्ध लड़ रहा है। ऐसा करते हुए उसकी रणनीति होगी कि ईरान को दुनिया के ज़्यादातर देश कटघरे में खड़ा कर दें। ईरान के खिलाफ गुस्सा फूट पड़े। ट्रंप के इस बयान पर गौर कीजिए। उन्होंने कहा है कि ब्रिटेन क्षेत्र में माइन स्वीपर भेजेगा। हालांकि ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है। क्या अमेरिका की नई रणनीति कामयाब होगी? क्या अमेरिका अन्य देशों को अपने पक्ष में खड़ा कर पाएगा? क्या वह ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी में कामयाब हो पाएगा? निसंदेह यह एक ऐसा संघर्ष है जिसमें सवाल ही सवाल हैं और जवाब खोजने में शामिल लोग शायद उतने ईमानदार नहीं हैं जितना उन्हें होना चाहिए। 7वें सप्ताह में प्रवेश कर चुके इस युद्ध में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं और वैश्विक बाजार पूरी तरह प्रभावित हुए हैं। वैसे अमेरिका के लिए हॉर्मुज की नाकाबंदी आसान नहीं है। ईरान की नौसेना ने हॉर्मुज पर नियंत्रण का दावा दोहराया है। उसने साफ कह दिया है कि हॉर्मुज जलमार्ग के पास आने वाली किसी भी सैन्य जहाज को बलपूर्वक जवाब दिया जाएगा। ऐसे में यही उम्मीद की जा सकती है कि युद्ध के लिए लालायित देश संयम बरतते हुए समाधान का हिस्सा बनेंगे, समस्या का नहीं। धन्यवाद।